Okay, again we are here and today we will discuss about the preamble of the constitution. Okay, we have started this portion of our GS 2 preparation and polity is the first section. तो हम लोग preamble के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, इसकी शुरुआत एक प्रस्तावना से होती है। तो सबसे पहले हम उस प्रस्तावना को ही जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इससे फॉर्म किए जा सकते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है यूपीएससी में। फर्स्टली वी शुड नो कि प्रियम्बल में दिया क्या क्या हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके, ये सबसे पहले दिया गया है। इसका मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दूसरे नंबर पर क्या दिया गया है? SSSDR, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तीसरे नंबर पर क्या दिया गया है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और चौथे नंबर पे क्या दिया हुआ है? इसमें यूनिटी भी कह सकते हैं। ओके, चौथे नंबर पे क्या दिया गया है? द डेट ऑफ इनैक्टमेंट। ओके, एज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड यू कैन सेंस सम डिस्टर्बेंस इन द वॉइस बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलो, तो क्या कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसमें ये 4 बातें दी गई हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी दी हुई है और डेट ऑफ इनैक्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, ये हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बनता है यूपीएससी में वो इन्हीं कीवर्ड्स पर ही बन सकता है ना। तो अब इन कीवर्ड्स को हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो कीवर्ड आता है वो आता है सॉवरेन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? सॉवरेन मीन्स इंटरनल मामलों में और एक्सटर्नल मामलों में हमारा जो देश है वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ओके, फ्री, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो हमारा देश सॉवरेन है। अगर सॉवरेन है तो फिर इसको आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ लिखना होगा, तब ज़्यादा बेटर होगा। आपने तो इतना लिख दिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में हम डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया ने जो है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप ली है एंड यू नो दैट इन द यूएन यू विल फाइंड देयर आर अ लॉट ऑफ सॉवरेन कंट्रीज एंड वी हैव गॉट अ सेपरेट वोट एंड वी कैन रेज अवर वॉइस देयर एज अ सॉवरेन कंट्री। तो यूएन मेंबरशिप इट प्रूव्स दैट वी आर सॉवरेन। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़, इसने जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन किया था, बट इंडिया डिनाइड दैट। इंडिया सेड दैट इट इज़ अवर इंटरनल मैटर। इफ़ आई टॉक अबाउट कश्मीर इशू, है ना, so we always say that it is our internal matter and we will discuss with Pakistan and we will resolve it, we will not listen to anyone on this issue। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने बिकॉज इट्स अ सॉवरेन कंट्री एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लैंड लाइक गोवा, लाइक पुडुचेरी, गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज, पुडुचेरी फ्रॉम फ्रेंच। ओके, इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन बाई लैंड बाई 100th Amendment Act 2015 to Bangladesh, okay, by its own will. It shows that it's a sovereign country. Okay, now we are going to the next part. I am telling you the meaning of the word and some examples of it so that you can prove that India is a sovereign country. Okay, we are socialist एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट जो प्रस्तावना होती है, संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है। हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा देश कैसा होगा, हमारी सरकारें क्या काम करेंगी और हमारे सरकार का उद्देश्य क्या होगा। ओके, इट शोज दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य होगा। तो ये सारे उद्देश्य हैं। पहला तो हम सॉवरेन होंगे, दूसरा हम सोशलिस्ट होंगे। सोशलिस्ट, ओके, सोशलिस्ट मीन्स वी विल वर्क फॉर द सोसाइटी, वी विल वर्क फॉर द सोसाइटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोसाइटी के लिए अगर किसी के लिए काम करना है तो हमारे लिए स्ट्रॉन्गर सेक्शन के लिए काम नहीं करना, हमें पुअर सेक्शन के लिए काम करना है। ठीक है ना, पुअर सेक्शन के लिए काम करना है जो कि वर्ग कमज़ोर है। तो सोशलिस्ट में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है मार्क्स का और एक आता है गांधी का। जो मार्क्स का है वो वायलेंट मीन्स से ये सोशलिज्म स्थापित करना चाहता है। वो कहता है कि मजदूर क्रांति करें और पूंजीवादियों से ज़मीनें छीन लें, ये रिसोर्सेज छीन लें। गांधी जी कहते हैं नहीं, पूंजीवादियों को, कैपिटलिस्ट्स को क्या चाहिए कि वो उदार बने और
अब वो अपनी स्वेच्छा से ही लेबर्स के लिए इतना काम करें, या मतलब वो अपनी संपत्ति को ट्रस्ट के रूप में देखें और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही उससे लें, बाकी वो समाज कल्याण में लगाएं। तो गांधी जी का ये रोल था। इंडिया ने यहाँ कहीं अपनाया है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है कि सरकारें भी कुछ नियंत्रण रखेंगी, कुछ ट्रस्टीशिप भी रहेगी। जैसे कॉरपोरेट सरकारें भी कुछ नियंत्रण रखेंगी, कुछ ट्रस्टीशिप भी रहेगी, गांधी का कॉन्सेप्ट रहेगा। और सरकारी नियंत्रण, ये देखो ये कहीं ना कहीं दिखाता है फोर्स, सम फोर्स इट शोज। तो सम यू कैन, मार्क्स का जो सोशलिज्म था इसमें कुछ फोर्स था, ठीक है ना, कुछ बल प्रयोग था। तो ये बल प्रयोग तुमको यहाँ पर दिखाई दे सकता है हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। इसके अलावा स्वेच्छा से भी हमारे यहाँ एनजीओज काम करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर द पुअर्स बाई, दे आर ऑपरेटेड बाई बिग कंपनीज। सो इस प्रकार का। और अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो वी हैव फॉलोड द रूल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें क्या होगा कि रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे और कुछ रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर के हाथ में होंगे। वो रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर के हाथ में होंगे जिनकी पुअर सेक्शन को आवश्यकता है, ताकि उनको बिना किसी पैसे के वो प्रोवाइड कराई जा सकें, है ना, बिना कुछ रेम्यूनरेशन लिए। ओके, तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो कि पीपल सेंट्रिक हो, है ना, जो कि पीपल सेंट्रिक हो। ओके, नाउ वी शुड, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ना, इट हैज़ बीन एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये पहले हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्यों नहीं रखा गया था, तो इसको कह सकते हो कि जो सोर्स ऑफ सोसाइटी, इट वाज द डिसीजन ऑफ पीपल, है ना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो चुनी हुई विधायिका ने बनाया था। तो इट वॉज अ डिसीजन ऑफ पीपल। बहस के बाद ये तय किया गया था कि वी आर सोशलिस्ट, नो नीड टू राइट देयर, क्योंकि सोशलिस्ट होने में कभी कभी हम लोग मार्क्स की तरफ मुड़ सकते हैं इफ़ इट इज़ रिटन प्रॉपरली। दूसरी चीज़ है कि हमने लिबर्टी को बहुत ज़्यादा मान्यता दी थी। जब हम सोशलिस्ट की बात कर देते हैं तो सोशलिज्म का मतलब हो जाता है कि जो सरकारें होंगी वो पुअर सेक्शन के लिए काम करेंगी। ऐसे में क्या हो सकता है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन इंडिया, तो इस बात का डर था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लिबर्टी को ज़्यादा मान्यता दी, लिबर्टी को ऊपर रखा, ठीक है ना। इसके अलावा डेमोक्रेसी को भी अपहोल्ड करना था। देखो सोशलिज्म जब वर्ड यूज कर लिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म की तरफ चला जाता है। ऐसे में ये हो सकता था कि तानाशाही स्थापित करके सोशलिज्म की स्थापना करने की कोशिश की जाए। तो चूँकि डेमोक्रेसी को भी मेंटेन करना था, इस वजह से स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख नहीं किया गया। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखा गया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी लीनियंट, वो लचीला टाइप का है कि आप जब भी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए भी छोड़ दिया गया था कि जब भी डिमांड होगी इसका कर लिया जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो एग्जाम्पल अगर हम आपकी बात करें तो वी आर फॉलोइंग ए लॉट ऑफ सोशलिस्ट एजेंडा, लाइक यू कैन से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है मनरेगा, इसके तहत 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाता है ना। हमारे देश में आप बेरोजगारी भत्ता देखने को मिलेंगे, हमारे देश में आप फ्री राशन देखने को मिलेंगे, MSP आप देखने को मिलेंगे, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। तो दीज आर सोशलिस्ट थिंग्स, है ना, जिसमें कि हम लेबर्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने लैंड रिफॉर्म्स किए थे, तो इसमें हमने बड़े लोगों से ज़मीन लेकर छोटे लोगों को दी थी, ठीक है ना, मतलब कमजोर लोग, अमीरों से ज़मीन लेकर गरीबों में बांट दी गई थी, ये हुआ था। इसके अलावा हम PPP मॉडल पे काम करते हैं, हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की पार्टनरशिप से चीज़ें कर रहे हैं। ओके, मतलब पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आप देखिए, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि पब्लिक इज़ डूइंग समथिंग, है ना, तो वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता है। ओके, इसके अलावा यू कैन फाइंड दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। सो वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। लाइक यू कैन से कि अभी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है तो सरकार इसकी नीलामी कर रही है, ठीक है ना। सरकार अब इसके जो रेवेन्यू प्राप्त करेगी उसका उपयोग गरीबों की मदद करने में किया जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट भी निपटा लिया, सोशलिज्म। नाउ वी विल गो फर्दर, सेक्युलर। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। ये हमारे प्रस्तावना में कहा गया कि भारत जो होगा वो सेक्युलर होगा। सेक्युलर किस प्रकार का होगा? वेस्ट की तरह सेक्युलर नहीं होगा। वेस्ट में क्या होता है, पश्चिमी देशों में क्या होता है कि जो राज्य होता है, स्टेट जो होता है वो रिलीजन से एकदम अलूफ होता है, कोई मतलब नहीं है किसी भी रिलीजन से। स्टेट इज़ कम्प्लीटली अलूफ फ्रॉम द रिलीजन। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। स्टेट इज सपोर्टिंग ऑल रिलीजन्स। ओके, दिस काइंड ऑफ सोशलिज्म इज देयर, दिस काइंड ऑफ सेक्युलर इज देयर। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन यह सभी धर्मों की रक्षा करेगा। क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया? इस प्रकार का सोशलिज्म रखने का कारण यह था
कि भारत में जैसे कहा जाता है ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मांगा हुआ या कहीं से और से लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात इसलिए सत्य नहीं कि देखिए किस प्रकार से हमने सेक्युलर के कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। सो वाई वी अडेप्टेड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इंडिया में जो है मल्टी रिलीजन्स हैं, है ना, हमें बहुत सारे धर्म हैं इंडिया में। तो अगर राज्य क्या कहते हैं कि जो है पीछे हट जाएगा या बिल्कुल अलूफ हो जाएगा तो हो सकता है कि एक राज्य डोमिनेंट, एक रिलीजन डोमिनेंट हो जाए और दूसरा रिलीजन नेपथ्य में चला जाए। सेकेंड थिंग इज हमें इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है वो भी मेंटेन करके रखना है। तो फॉर द इक्वलिटी वी आर सपोर्टिंग ऑल द रिलीजन्स एंड यू नो दैट देर आर लॉट ऑफ रिलीजन विच आर आउटसाइडर्स। सो आउटसाइडर रिलीजन भी हैं बट नाउ दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड दे आर एसिमिलेटेड इन अवर कल्चर। तो ये भी हो सकता है कभी ना कभी कि इनको आउटसाइडर्स बता के इनके ऊपर अत्याचार शुरू हो जाए, तो स्टेट जो है वो सभी की रक्षा करेगा। ओके, तो इस प्रकार का सोशलिज्म हमने इसलिए अपनाया था। ओके, सम एग्जांपल्स अगर हम भारत के सेक्युलरिज्म के देख लें कि सपोर्ट फ्रॉम स्टेट किस प्रकार मिलता है, तो यू कैन सी दैट हज और जो अमरनाथ यात्रा होती है, इस दोनों यात्रा के लिए सरकार सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। ठीक है ना। अगर हम बात करें इक्वल रिस्पेक्ट की, तो आप पाएंगे कि चाहे मुहर्रम हो और चाहे कांवड़ यात्रा हो, दोनों में ही सरकार इन लोगों को पर्याप्त सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है ताकि ये यात्राएं सुगम रूप से की जा सकें। उसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज़ भी आप देख लेते हो कि ईद की छुट्टी भी होती है, तो वहीं दिवाली की छुट्टी भी होती है, तो वहीं क्रिसमस की भी छुट्टी होती है। दिस काइंड ऑफ सोशलिज्म इज देयर इन इंडिया। ओके, इट हैज़ आल्सो बीन एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। नाउ वी विल गो फर्दर। I am telling you only the important things. Okay, now we will talk about democratic. I told you SSS, DR, we have completed these three. Now we are democratic. Democratic, you know that by the people, of the people, for the people. यहाँ पर सब कुछ लोगों के लिए है, लोग ही शासन करेंगे अपने हित के लिए। ओके, तो इंडिया आल्सो मेंटेन्स डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड थ्री काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज देयर: पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, है ना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंतर्गत ये है कि यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी है और कोई भी व्यक्ति जो एक निश्चित एलिजिबिलिटी रखता हो, जो कि सबके लिए समान है, चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना, इलेक्शन लड़ सकता है। क्या कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी आप कैसे कह सकते हो कि जैसे आप देख सकते हो सोशल डेमोक्रेसी इस प्रकार है कि हमने सभी सेक्शंस को, चाहे वो ट्राइबल्स हों, चाहे वो SC हों, SC ST, इनको हमने पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में रिजर्वेशन दे के रखा है। ठीक है ना। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अपनाया है। कुछ रिसोर्सेज आज भी पब्लिक सेक्टर में हैं, पब्लिक के हाथ में है, लाइक न्यूक्लियर एनर्जी, like you can find it railways, a lot of section is there in the hands of government. Okay, now we will go further. We will talk about republic. India is a republic. Republic का मतलब क्या होगा? No post is हेरिडिटरी। कोई भी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं है, आपको कंपटीशन से आना होगा या इलेक्शन से आना होगा। अगर हम इसको और एकदम कोई स्पेसिफिक देखें तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है उसका चुनाव होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट होगा, फिर उसका बेटा प्रेसिडेंट होगा, फिर उसका बेटा प्रेसिडेंट होगा, लाइक इन ब्रिटेन में आप देख सकते हैं, जापान में देख सकते हैं कि देयर इज़ नो रिपब्लिक बिकॉज देयर आर किंग्स एंड दैट पोस्ट इज हेरिडिटरी। सो बट इंडिया वी चूज प्रेसिडेंट by indirect means. Okay, so this kind of so we are republic, we can say that we are republic. Okay, now we should go further. Justice, है ना। I told you JLEF, justice, liberty, equality, fraternity and unity. Okay, so अगर हम बात करें जस्टिस की, तो we will provide justice, social justice we will provide economic justice and we will provide political justice. If I talk about political justice, so you will find that there is a reservation, okay, in our parliament and state legislation for SC and ST. You will find that we have established local governments so that local people can rule their own सेल्फ। ओके, कहता है ताकि वो अपने ऊपर शासन कर सके, हमें लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्राइबल्स की, तो इनके लिए हमने ऑटोनॉमस स्टेट्स बना रखे हैं, ऑटोनॉमस रीजन्स बना रखे हैं जहाँ पर वो खुद प्रशासन कर सकते हैं। तो हमने पॉलिटिकल जस्टिस स्थापित किया है। इकोनॉमिक जस्टिस स्थापित करने के लिए लॉट ऑफ योजनाएं चल रही हैं, जैसे हमने आपको बताया था मनरेगा है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग है। इसके अलावा वेरी स्किल डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं जिनमें OBCs, SC ST और वीमेन और चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा वीमेन को प्राथमिकता दी जाती है। ओके,
इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल जस्टिस की, तो रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, हमने सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराया है। इसके अलावा वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आप देख लेंगे डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जाते हैं कमज़ोर सेक्शन के लिए। ओके, सो वी आर डूइंग दिस जस्टिस, वी आर प्रोवाइडिंग। जस्टिस का मतलब होता है कि हम सभी को बराबर लेवल पर लाके खड़ा कर देंगे। कोई यहाँ अगर देखो देखो ऐसा होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे लोग होते हैं, कुछ यहाँ पर होते हैं, कुछ यहाँ पर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जस्टिस का मतलब ये होता है कि हम सबको यहाँ पे लाके खड़ा करेंगे ताकि यहाँ से ये लोग आगे बढ़ें, ठीक है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। नाउ वी विल गो टू द लिबर्टी। वी विल प्रोवाइड लिबर्टी टू अवर सिटीजन्स। लिबर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो अवर पर्सनालिटी। हमारी व्यक्तित्व को विकास के लिए लिबर्टी बहुत आवश्यक होती है। तो किस प्रकार की लिबर्टी हम प्रोवाइड करेंगे? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। आप इस प्रकार आप ये पाओगे कि फंडामेंटल राइट्स में थॉट हो गई, है ना, एक्सप्रेशन हो गया, इसकी हम 19 में आपको मिल जाएगा, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की आपको 25 में मिल जाएगा। तो ये लिबर्टी हम प्रोवाइड कराते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि लोगों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। नाउ वी विल गो टू द इक्वालिटी। वी विल प्रोवाइड इक्वालिटी टू ऑल, है ना, वी विल प्रोवाइड इक्वालिटी टू ऑल। इक्वालिटी का हम जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है लगभग कहीं ना कहीं समान ही बैठता है। इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ सर वहाँ से 3 शब्द आए हैं। तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि हम सभी प्रकार की इक्वालिटी इस्टेब्लिश करेंगे, चाहे सिविक इक्वालिटी हो, चाहे पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, चाहे अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी हो, ठीक है ना, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। रिजर्वेशन इसका उदाहरण है। पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या होता है कि हम यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी आप देखने को मिल सकती है। इलेक्शन सभी लोग लड़ सकते हैं जिनके पास एक निश्चित योग्यता है, सभी सेक्शंस के लिए समान है, किसी को दूर नहीं रखा गया है। सिविक इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं दे आर ओपन फॉर ऑल। ओके, तो सिविक इक्वालिटी भी हमने स्थापित कर रखी है अपने देश में। नाउ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में क्या है? वी वॉन्ट टू डेवलप ब्रदरहुड बिटवीन सिटीजन्स। इंडिया ने जो है आज़ादी के आंदोलन के दौरान दंश सहे थे, किसके? फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की डिवाइड एंड रूल, है ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स अपनाते थे, वो डिवाइड डाल रहे थे। तो एक प्रकार से डिवाइड ये क्रिएट हो गया था जब इंडिया आज़ाद हुआ था। तो दोबारा से ब्रदरहुड विकसित करने की बात कही गई थी। ओके, दोबारा से ब्रदरहुड विकसित करने की बात कही गई थी। तो आज आप देखो किस प्रकार ब्रदरहुड विकसित करने की कोशिश की जा रही है। आप पाओगे कि एक 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया गया था इंडिया में ताकि लैंग्वेज के आधार पर देश में विभाजन ना हो। ओके, इन द स्टार्टिंग इन 1950s एंड 60s इसमें कहा गया था कि एक तो हिंदी होगी, दूसरी इंग्लिश होगी और तीसरी आपकी कोई भी मातृभाषा होगी और प्रत्येक व्यक्ति को ये 3 चीज़ें सिखाई जाएंगी। मतलब पहले तो आपकी हिंदी होगी, फिर इंग्लिश होगी, फिर कोई भी एक भाषा आप सीख सकते हैं जो आपको सीखनी होगी, जो कि जैसे कि नॉर्थ इंडिया वालों को साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखनी होगी और साउथ इंडियन वालों को नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज सीखनी होगी। इस प्रकार से 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया गया था ताकि सभी को ये लगे कि उनकी लैंग्वेज को पर्याप्त रिस्पेक्ट दी जा रही है। इसके अलावा आप देखोगे कि लॉट ऑफ स्कीम्स आर देयर इन विच स्टेट कोलेबोरेशन इज देयर। डिफरेंट स्टेट कोलेबोरेट विथ ईच अदर, है ना, ऑन वेरियस कल्चरल लेवल्स ताकि ओके। Now we will see, you will find that in the district level you will find what is happening. All religious meetings are organized by the DM। तो उसमें क्या होता है, सभी रिलीजन के लोग आते हैं ताकि ब्रदरहुड को विकसित किया जा सके। नाउ फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल। ब्रदरहुड को विकसित करने के लिए आप सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग द डुअल सिटीजनशिप एज दैट इज इन ब्रिटेन। ओके, सो वी हैव अवर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। हम लोग एकल नागरिकता का सिद्धांत का पालन करते हैं। तो हमने देखा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के क्या फीचर्स हैं? तो प्रीएम्बल क्या क्या बताता है? प्रीएम्बल हमें सबसे पहले बताता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। ओके, प्रीएम्बल हमें ये बताता है कि जो है क्या कहते हैं हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, किस प्रकार की हम सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। और थर्ड थिंग बताता है डेट ऑफ इनैक्टमेंट। नाउ वी विल गो फर्दर। देखो प्रीएम्बल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। प्रीएम्बल के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। पहला तो क्या हो सकता है कि जब कभी कभी क्या होता है कि एम्बिग्यूटी होती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में। एम्बिग्यूटी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रावधान का क्या मतलब है, तो उसको क्या कहते हैं कि प्रीएम्बल की लाइट में देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से गाइडिंग लाइट का भी काम करता है प्रीएम्बल। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि इसको अदर प्रोविजंस के साथ मिलाकर देखा जाता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आते हैं तो क्या कहते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का आधार बनता है हमारा प्रीएम्बल, है ना।
इसके अलावा देखें तो चौथे नंबर पर ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। केशवानंद भारती केस में 73 में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, दैट इज़ अवर बेसिक स्ट्रक्चर ना, यू कांट चेंज इट इन अ नेगेटिव वे। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। इसको के.एम. मुंशी ने होरोस्कोप कहा है इंडिया का, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, होरोस्कोप ऑफ इंडिया कहा गया है। इफ़ आई टॉक अबाउट प्रियम्बल के बारे में और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं कि प्रियम्बल का वर्तमान स्टेटस क्या है, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में 2 केस आप याद रख लेना। एक तो याद रख लेना बेरूबाड़ी केस। बेरूबाड़ी केस हुआ था 1960 में। इसमें कहा गया था कि प्रियम्बल को क्या कहते हैं कि जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है केशवानंद भारती केस 73, जिसमें कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी अमेंडेड, बट यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इट, है ना, ये कहा गया था 1973। इसके अलावा इसी बात को LIC केस में फिर से रीअफर्म किया गया कि हाँ यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कैन चेंज इट बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। उसके अलावा आर्टिकल 368 के तहत इसमें अमेंडमेंट किया गया था। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड दैट सोशलिस्ट, सेक्युलर, है ना, एंड यूनिटी, दीज 3 वर्ड्स जो है ऐड किए गए थे इन 1970 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो इस प्रकार से आप समझ सके हैं कि जो हमारी जो प्रियम्बल है वह क्या कहते हैं कि जो है एक प्रकार से अमेंडेबल है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब ये होता है कोर्ट में आप प्रियम्बल को लेकर नहीं जा सकते कि ये चीज़ इसलिए गलत है क्योंकि प्रियम्बल में इस प्रकार की बात लिखी हुई है ना। आपको स्पेसिफिक प्रोविजन और स्पेसिफिक लॉ के आधार पर ही चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अक्सर प्रियम्बल का सहारा लेती है जब वो आर्टिकल्स को पढ़ती है, इट एक्ट्स एज ए गाइडिंग लाइट। So now we are finishing this session and I have told you everything like what is preamble, what is the nature of preamble, what is the use of preamble। यूज़ ये होता है कि मतलब ये गाइडिंग लाइट होती है ना, प्रस्तावना ही, मतलब जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग पहले तय कर लेते हैं कि हमको अयोध्या जाना है या हमको बनारस जाना है, तो क्या कहते हैं कि तो हम ये पहले तय कर लेते, पहले हम ये दिशा तय करते हैं, तो ये दिशा बता देता है कि हमको उस दिशा में जाना है। अब रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के रास्ते हो सकते हैं, कोई शॉर्टकट जाता है, कोई और स्पेसिफिक जैसे कोई वायुयान से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, सो दैट कैन बी डिफरेंट बट द गोल इज सेम। ओके, सो दिस इज द यूज़ ऑफ प्रियम्बल। हमने देखा कि प्रियम्बल में किन किन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ था, उन वर्ड्स का क्या उपयोग है। क्वेश्चन बन सकता है कि सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन कीजिए या स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में आप थोड़ा समझाइए कि किस प्रकार इंडिया के लिए उपयोगी है, इज इट देयर और नॉट, ये इंडिया में है कि नहीं, है ना। इस प्रकार से आपको इवैल्यूएशन करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर दिस।